नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी की खास बातचीत में आज सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत विशेष मेहमान हैं। मुक्तसर साहिब सीट से लड़ रही अनुरूप संधू, जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं। उनकी इस यात्रा को लेके पंजाब में काफ़ी बातें हो रही हैं। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ संयुक्त समाज मोर्चा से निकले इस कैंडिडेट पे काफ़ी बातें हो रही हैं। आज हम खुद आए हैं मुक्तसर साहिब और लगातार इनके जो कैंपेन्स है उसको कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हम लोग को मार्केट में और गाँव में बात हुई है उसको लेके अनुरूप को लेके काफ़ी उत्साह है। अनुरूप, इस व्यस्त चुनावी दौरे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आप आए और हमसे बात करें। अनुरूप, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं, और हमारे जब हमने बताया कि हम जा रहे हैं मुक्तसर साहिब तो अनुरूप से मिलने के लिए, तो लोगों ने बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है कि एक कॉलेज स्टूडेंट से कॉलेज टीचर बनने का, उसके बाद किसान घोल में सक्रिय होने का, और उसके बाद जब संयुक्त समाज मोर्चा बनता है तो उसके थ्रू चुनाव लड़ने का। इस पूरी यात्रा को आप थोड़ा और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं मेरी यहीं की पैदाइश है। मैं गांव में रहती थी पहले, फिर पढ़ाई के सिलसिले में हमें शहर आना पड़ा। लेकिन 2008 में मैंने यहाँ से जब 10वीं की पढ़ाई ख़त्म करी तो यहाँ पे ज़्यादा विकल्प नहीं थे स्कूल कॉलेज के। तो इसी दौरान मैं उत्तराखंड गई, फिर कॉलेज गई। जैसे आपने बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सारा मैंने अपना कॉलेज करा। 2011 में मैं दिल्ली आ गई थी और वहीं पे फिर मैंने नेट क्लियर करके जॉब ली। उससे पहले मैंने चंडीगढ़ में भी पढ़ाया 6 महीने। और 4 साल से मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही थी। पर ये जो आंदोलन हुआ, इसने मेरा पूरा, जैसे वो बोलते हैं ना, हृदय परिवर्तन कर दिया। उससे पहले मैं बहुत निराश थी, कोविड से निराश थी। कोविड से पहले मैं जो दिल्ली में दंगे हो रहे थे उससे निराश थी। और धीरे धीरे मैं ये समझने लग गई थी कि शायद क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं एक सिख औरत हूँ, तो मैं शायद यहाँ पे अब सेफ़ नहीं हूँ। और मुझे ये भी डर लगता था कि क्या मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सेफ़ है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ से इमिग्रेट ही कर जाऊँ। मतलब मेरा ऑलरेडी फाइल मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि जो भगवान कहता है वही होता है। और ऐसा हुआ कि मेरे कागज़ ही पूरे नहीं हुए, कोविड आ गया। और फिर भी मैंने ज़ोर वोर लगा के इधर उधर करके अपने कागज़ पूरे करके वो लगा दी अपनी फ़ाइल। और तब उन्होंने वो फाइल्स का सिस्टम सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, जब तक कोविड था। इस दौरान आंदोलन हो गया, मुझे लगा शायद। और जब आंदोलन में मैंने मतलब अपना ये शहीदों का काम करना शुरू किया, शहीद जो हो रहे थे आंदोलन में, उनकी लिस्ट बनानी शुरू की, तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे किसी कारण से रोके। पर उसमें भी देखिए, रोज़ लाश देखना, रोज़ मौत के बारे में सुनना ईजी नहीं है। तो उसने मतलब कई दिन होते थे मैं उठती ही नहीं थी कि अब उठूँगी, खबर देखूँगी और फिर किसी का नाम लिखना पड़ेगा। फिर एक परिवार के घर में से कोई चला गया। और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मुझे सब जो दिखते हैं वो सब मुझे लगता है मेरे ही कोई रिश्तेदार होंगे, तो मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा भी हो गया कि मैं पहले प्रोटेस्ट में जाती थी और बीच में मैंने काफ़ी टाइम जाना बंद कर दिया था। मुझे लगता था कि शायद मैं किसी को देखूँगी वहाँ पे और फिर न्यूज़पेपर में देखूँगी। इतना निराश हो रही थी मैं। लेकिन मुझे पता था कि ये करना है, क्योंकि ज़रूरी है हम रिकॉर्ड्स रखें। हमारे पास जो 84 और उसके बाद डिसअपियरेंसेस हुई, उसके रिकॉर्ड्स हम अभी तक इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। 47 में बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि उनका क्या बना, उनके घर बार का, उनके बच्चों का क्या बना। वो रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है और ये सब पंजाब ने अपने तन पे सहा है। इस बार मैं नहीं चाहती थी कि पंजाब के पास कोई रिकॉर्ड ना हो और हमारी सरकार फिर से बोले हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है। तो मैंने उनकी याद संवारने के लिए, उनकी याद को ऐसे ताज़ा रखने के लिए, इन परिवारों को जो ज़रूरी मदद है वो साथ के साथ मिले, रिहैबिलिटेशन ऑन द पॉइंट हो, इसके लिए ये बनाना शुरू किया। और ये भी दिखाया, मैंने दिखाने की कोशिश करी लोगों को कि आंदोलन करना आसान नहीं है। हम बहुत कीमत चुकाते हैं और जो एक मनुखी कीमत, हम जो एक मनुखी शीर की में पंजाबी में आ जाते थोड़ी सी, जो एक हम ह्यूमन लाइफ की जो हम कीमत चुकाते हैं, उसकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें थी। और लखीमपुर खेरी हुआ, 26 जनवरी के बाद की वायलेंस हुई,
वो सबसे मैं बहुत निराश और गुस्सा थी कि क्या हम ऐसे घटिया विधायक चुनते हैं जो पहले प्लान करते हैं और फिर हम पे गाड़ियाँ चलाते हैं। और आंदोलन ख़त्म होते ही मैंने सोचा कि चलो, सारी दुनिया पंजाब को देख रही थी, पंजाब ने सबको उठाया, मुझे भी उम्मीद थी कि मैं यहीं रहूं, कुछ और पंजाब के लिए करूं। और उसके साथ साथ मैंने देखा चलो पंजाब पॉलिटिक्स में क्या करेगा, है ना, सारी दुनिया की नज़र पंजाब पे है, पंजाब उठा तो सारी दुनिया उठी आंदोलन में, सबको साहस मिला। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं देखती हूँ 2017 वाले कैंडिडेट्स, मुक्तसर में वही कैंडिडेट्स हैं जो 2017 में थे बड़ी पार्टीज के। और मैंने सोचा ये क्या भाई, मतलब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ोगे आप इनके चुंगल से निकलने का, और फिर बोलोगे ये तो मूर्ख है, उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर कोई और नहीं आएगा तो मैं कर रही हूँ। मतलब मेरा कभी भी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। एक्टिविज्म मैंने करा है, वो भी निजी तौर पे करा है। आंदोलन में भी मुझे कुछ नहीं था, मैं कभी उनके स्टेज पे नहीं चढ़ी SKM के। मैं जहाँ मुझे लगता था मुझे पहुँचना है, मैं अपना मैसेज पहुँचा देती थी, खुद नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि अब मुझे आगे आना पड़ेगा, और ऐसे मैं यहाँ पे पहुँची। क्या प्रक्रिया रही चुनाव में टिकट मिलने से लेके अभी तक के चुनाव प्रचार में उतर गई हैं और अब लड़ने वाले हैं, तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ, कैसे आपने नामांकन के लिए सोचा और क्यों आप ही को चुना गया इस सीट से? जी, मैंने जब मेरे मन में ये ख्याल आया था तो मैंने अपने काफ़ी लोगों के साथ शेयर भी करा, अमनदीप संधू के साथ भी शेयर किया, अपने पिताजी के साथ भी शेयर किया। और मेरे पिताजी काफ़ी पॉलिटिक्स यहाँ की समझते हैं, उनकी पॉलिटिकल एनालिसिस काफ़ी शार्प रहती है और वो आंदोलन को बहुत ध्यान से फॉलो करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा है, मैं तो सोच रही हूँ। तो उनको भी लगा ऐसे ही बोल रही है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, पर लड़ेंगे तो हम किसानों के साथ ही लड़ेंगे, हम किसी और पार्टी के साथ नहीं लड़ सकते। तो हमने सोचा, मैंने भी सोचा हाँ, अगर हमारे किसान पार्टी बनाते हैं, हमारे मजदूर पार्टी बनाते हैं, तभी हम लड़ेंगे। इतने में पार्टी बन जाती है और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है कि ये 2 नंबर है, यहाँ पे फ़ोन करो और अपनी एप्लीकेशन दे दो। मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने बोला भाई ये हमारा एड्रेस है, भेज दो यहाँ पे। मैंने अपनी एप्लीकेशन भेज दी। अच्छा। 2 उनके ऑफिस थे, दोनों में मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यहाँ पे ड्रॉप कर दो। मैं खुद भी नहीं जा पाई, मैं दिल्ली थी। तो एप्लीकेशन दी और मैं थोड़ा टाइम वीकेंड पे घर आई, तब शायद ही अपना टिकट अनाउंस कर रहे होंगे जो भी। और मैं आई और मैं एक लुधियाना में एक वेडिंग अटेंड कर रही थी। मैं सोचा SSM के ऑफिस भी हो आते हैं, मैंने टिकट वो एप्लीकेशन से डाली थी, उसके बारे में पूछा आते हैं। मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी टिकट्स अनाउंस हो, मतलब डिसाइड हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। उसके अगले दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ है। अच्छा। तो मैं जब गई तो मैं इनको मिली और ये मुझसे बोल रहे हैं तुम्हारी एज 25 से ऊपर है ना? और मैं बोल रही हूँ हाँ। उन्होंने मुझसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। अच्छा। बाई चांस मेरे पास था, मतलब 10th का जो आपका मार्कशीट होता है, मैंने दिखाया, वो कंफर्म करा, बोले अच्छा हम देख रहे हैं तुम्हारा। मैंने भी सोचा ठीक है। पापा मुझे तब भी सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको था कि ये तो ऐसे ही कर रही है। फिर हम घर आते हैं, रात को भी एक कॉल आता है, अगले दिन भी कि आप कल का वेट करो। और नेक्स्ट डे हम घूम रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे सुपर मार्ट में घूम रही हूँ। अच्छा। और हमें कॉल आता है आपका तो नाम टीवी में आ रहा है। अच्छा। आप MLA का इलेक्शन लड़ रहे हो। अच्छा। और फिर पापा कहते छोड़, जो कुछ भी उठा रही है चल घर। अच्छा। और तब उन्होंने माना कि मैं सच्ची में इस तरफ जाने का मैंने प्रयास किया था और मैं ये कर चुकी हूँ और सच्ची में ये हो रहा है। फिर हम आए, हमने आपस में सोच विचार करा, फ़ोन बज रहे थे और अगले दिन से मतलब प्रेस सीधा सुबह सुबह हमारे घर पहुंची हुई है। और फिर हम लग गए इसमें और धीरे धीरे काफ़िला बनता गया। मेरे कज़न्स आ गए, जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस की तरफ से है, उनके परिवार काफ़ी टाइम से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन वो बोले हमारी बहन उठी, हम तो आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं हमारे जो अभी भी अपने पुराने वो मतलब जिस दल से जुड़े हुए हैं उन्हीं दलों में हैं। पर बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्तेदार और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने सुना लड़की और वो भी मुक्तसर की और पढ़ी लिखी और आंदोलन से भी जुड़ी हुई है, किसानी पिछोकर की है, तो वो लोग भी यहाँ आए। और अभी 2 बच्चे हमारे सीर वाली गांव से आते हैं, उनके पापा आज भी आए हुए थे। अच्छा। उनका स्कूल है सीर वाली गांव में। अच्छा। वो रोज सुबह आते हैं, भाई बहन मेरे मम्मा के साथ यहाँ पे शहर में कैंपेनिंग करते हैं और फिर शाम को जाते हैं अपनी ड्यूटी समझ के। तो ऐसे अब हमारी कैंपेन चल रही है। हमारे पास स्टेबल वर्कर नहीं है, हमारे पास कार्डर नहीं है, पर हम चल रहे हैं।
मतलब वो कहते हैं ना, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे, एक लो चलो। हम चल पड़े हैं, हमारे साथ जो चलेगा चलेगा, पर हम ये मैसेज लेके आए हैं कि बदलाव लाएंगे, चिंगारी तो लगा के जाएंगे। ये जो दोस्त आपके हैं जो किसान आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं, फैमिली के सपोर्ट भी रही है, वो कैंपेन में कैसे साथ दे रहे हैं? आज देखा हमने कि ऑफिस में डॉक्टर स्वाभिमान सिंह है, और कौन कौन से आपके आंदोलन के साथी या अलग अलग लोग आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए? जी, आंदोलन के साथी तो मैं ज़रूरी ऐसे करती हूँ कि मैं खुद काम कर रही थी, हरेंद्र है, हरेंद्र मुझे बहुत सपोर्ट देता है, बहुत लोगों से कनेक्ट करता है, उसका अपना मतलब कोर्स चल रहा है तो वो भी आ नहीं सकता, वो शायद वीकेंड तक आएगा। एक और है तेजवीर जी, वो भी कह रहे थे कि आएंगे। फिर एसएसएम की तरफ से भी सपोर्ट है, जैसे प्रोफेसर मंजीत काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे और गाइड भी काफ़ी करते हैं। उसी के साथ साथ डॉक्टर स्वाभिमान तो दूसरी बार आए हैं मेरा प्रचार करने, मेरा सपोर्ट करने, अभी वो एक बार फिर से आएंगे। फिर एक नवजोत कौर लंबी है, बहुत ही यंग लड़की है, बहुत मतलब इतनी पॉलिटिकली वो अवेयर है, अभी बस वो अपना एमए कर रही है, शी इज़ अंडर एज, मुझे लगता है उसको भी अभी आज इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था अगर वो 25 साल की होती। वो आई थी, उसने मेरे साथ डोर टू डोर प्रचार किया है। गाँव में जब मैं नुक्कड़ मीटिंग्स करती हूँ तो उसमें वो वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन की तरह बात करी है। फिर आंदोलन में एक राजकौर थी, उन पे 5 पर्चे है, 308 का पर्चा डाला हुआ है, तो वो भी आई थी, उन्होंने भी मेरा काफ़ी समर्थन किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हिम्मत ब्राड़ है, वो मेरा रिश्तेदार भी है, लेकिन वो आंदोलन में सारा टाइम टिकरी बॉर्डर पे बैठा था। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं नाम सोचने लग जाऊँ तो बहुत सारे लोग हैं। मनदीप संधू जी मुझे वहाँ बैठ के बेंगलोर में सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आंदोलन में लोग हैं, जैसे बहुत सारे पत्रकार भी, संदीप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जसवीर जी हैं यहाँ पे मुक्तसर में, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैंने ये देखा है कि जो हमारा सीरियस जर्नलिस्ट जो ग्रुप है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बीबीसी हो जाए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो जाए, सब लोग इनफैक्ट कवरेज भी देते हैं। ठीक है। जो संयुक्त समाज मोर्चा जब बन रहा था तो बहुत सारे जो किसान आंदोलन के 32 जत्थेबंदी थी, उसमें से बहुत सारे लोग शामिल हुए, बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए। जब अब बहुत सारी जो मांगे थी वो लगभग मोदी सरकार नहीं मानने की दिशा में है। लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर से वापस किसान मोर्चा शुरू हो जाता है। अनुरूप अगर विधायक बन जाती हैं और किसान घोल फिर से स्टार्ट हो जाता है, तो अनुरूप एज ए विधायक उसमें शामिल होंगे कि फिर से एज ए कार्यकर्ता शामिल होंगे? जी, एक विधायक को कार्यकर्ता होना ज़रूरी है। मैं सबको ये बता रही थी कि जो सड़कों पे आप बैठ के कानून बदलवा रहे थे वो एक विधायक का काम था, विधानसभा में या लोकसभा में। हमें अगर हम चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, ये हमारा काम है, हम वहाँ पे अड़ें कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। हम वहाँ पे अपना एक्टिविज्म दिखाएं कि ये हमारे लोग हैं, हम इनके साथ बुरा नहीं होने देंगे, हम इनके हक नहीं मार सकते, हम ये बिल नहीं पास करेंगे, इस बिल में से ये चेंज करो या वो चेंज करो। जब हमारे विधायक फेल होते हैं ना, तब हम सड़कों पे आते हैं। जब हमारे विधायक एक्टिविज्म नहीं करते हैं तब हम सड़कों पे आते हैं। हमारे विधायक कितने पैसिव हैं, आप रिकॉर्ड निकलवा लो, रोजी बरकंदी जी का रिकॉर्ड निकलवा लो जो सिटिंग एमएलए हैं अकाली दल से, करण कौर ब्राड़ जी का निकलवा लो जो कांग्रेस की एमएलए रही हैं, और वो 2008 से 2022 का जो मैंने समय बताया दोनों टाइम में ये रही हैं, और अभी भी ये दोनों दावेदार हैं यहाँ पे टिकट के एमएलए उम्मीदवार है। उसमें आप देखिए इन्होंने एक भी मुक्तसर का मुद्दा नहीं उठाया। इनको चुन के क्यों भेजा लोगों ने? अगर इन्होंने मुक्तसर की बात नहीं करनी, मुक्तसर के कैंसर की बात नहीं करनी, मुक्तसर के पानी की बात नहीं करनी, मुक्तसर में जो हमारे पास विद्या प्रणाली नहीं आई है उसकी बात नहीं करनी, तो इनको चुना क्यों है? हम लोगों को एक्टिविज्म ज़रूरी है कि हम वापस लाएं विधानसभा में। हम लोग अपना जज्बा लाएं कि हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो मुक्तसर एरिया है वो लगभग प्रकाश सिंह बादल का भी पुराना एक घर रहा है, लेकिन जब मैं लगातार लोगों से मिल रहा था तो जो पानी में फ्लोराइड और भी अलग अलग यूरेनियम की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले आप तो इस शहर से रही हैं, आपका क्या इस बात पे प्रॉमिस है और क्या सॉल्यूशन देखती हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं कैंसर की बात इतनी करती हूँ। मेरी मदर को कैंसर हुआ था जब मैं 17 बरस की थी, यहीं पे मुक्तसर में मेरी मदर को कैंसर हुआ था। तब हमें पता चला था कि यहाँ पे पानी इतना गंदा है कि यहाँ पे कैंसर होता है। हमने कैंसर देखा अपने घर में,
इसलिए मैं बहुत सीरियस इस प्रॉब्लम के बारे में, मैं जब जाती हूँ, अभी आपको मैं बताती हूँ, आप इस गली में आए हो जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, ज़्यादा ऑफिसेज ही दिख रहे होंगे आपको आगे जाके एसएसपी रेजिडेंस है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 घर में कैंसर है, एक कैंसर से मौत भी हो चुकी है इस गली में, इतना कैंसर है यहाँ पे। तो जो मुद्दे हैं वो यही हैं और ये सॉल्व हो सकते हैं। पानी की सप्लाई ठीक करने से, जो हमारी नहर आती है उसकी जो लाइनिंग करवाने से, उसकी सफाई करवाने से और सीवेज को अलग करने से, जो ये मंत्रियों की फैक्ट्रियों से गंद उसके अंदर जाता है वो बंद कर दे तो हमारा कैंसर बंद हो जाएगा। हमारे पास बहुत पानी है नहरों का, हमें नीचे से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे की अगर हम पाइपलाइंस को सेपरेट कर दें, सीवेज मिक्स होता है जी, वो सेपरेट कर दे तो हमारा जो कैंसर यहाँ होना बंद हो सकता है। और ये इतनी ईमानदारी नहीं करते हैं ये हमारे विधायक, जो आज भी लोगों से कहते हैं कि हमें वोट दो। कांग्रेस अकाली लगातार इतने सालों से शासन कर रही हैं, विचारधारा और नीतियों के मामले में आप अपने को कैसे अलग पाती हैं? जी, मैं विचारधारा और नीतियों में अपने आप को ऐसे अलग पाती हूँ कि हमारा बजट आया था अभी केंद्र का, और अभी आप हमारा मैनिफेस्टो भी आ गया चोन मनोरथ, जिसको इकरारनामा करके हमने पेश करा है। आप दोनों को साइड बाय साइड रख लीजिए। एक हमारा बजट है जिसमें जितना कुछ आम आदमी को, जैसे कि मजदूर, जैसे कि किसान, जैसे कि छोटा व्यापारी या हमारे जैसा नौकरीप्रस्त बंदा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। नरेगा भी काट दिया इन्होंने, कम पैसे डाले इस बार नरेगा में। इस बार इन्होंने एमएसपी भी कम कर दी है। रे स्प्रे और जो खाद और जो हमारी बीज है उसके ऊपर इन्होंने सब्सिडी कम कर दी है। हमारे पंचायती फंड कम कर दिए। तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे बड़े बड़े पैकेजेस एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जो है भी नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और उसमें हमें पता है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस लास्ट टाइम इन्होंने रिलायंस की किसी यूनिवर्सिटी, जियो कुछ यूनिवर्सिटी को दिया था। लोग भूल जाते हैं खबरों को, मैं याद रखती हूँ। उसमें उन्होंने बोला था कि ये मतलब उनको कितने पैसे ये ऑफर कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के को ये वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, लोन, कि ये अपने काम चला लो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को लोन दे रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए मतलब हमारी विचारधारा अगर आप एसएसएम देखें तो उसमें एक एक वर्ग का नाम लिखे और बताए इसके लिए हमारी क्या नीति है। किसान से लेके व्यापारी तक, उद्योगपति तक इनके पास नीति है। ये हमारी विचारधारा में डिफरेंस है। जब मैं पंजाब घूम रहा हूँ लगातार पिछले कुछ दिनों से, तो जो 2 समस्याएं बहुत बड़ी दिख रही हैं। एक तो है कि मज़दूरों की समस्याएं, जो खेतों में खेतिहर मज़दूर हैं उनकी जो मज़दूरी की फिक्सिंग है, कास्ट एट्रोसिटीज़ है, दलितों की 1/3 की जो ज़मीन है कानूनन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और बहुत अलग अलग जगहों पे मज़दूरों और किसानों के बहुत सारे मुद्दे पे गाँव में टकराव है। एसएसएम से इस बात की लोगों की शिकायत रहती है कि उसमें बड़े धनी किसानों की बातें ज़्यादा होती हैं, मज़दूरों की बातें कम होती है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन कम है। इस अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या आपको लगता है कि दलितों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ विशेष प्रबंध होना चाहिए? जी हाँ, और है भी। जैसे मैंने बोला, अब हमारा चोन मनोरथ पढ़े, जो वो चोन मनोरथ नहीं है, इकरारनामा है, मतलब कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं अगर हम पूरा नहीं करते। तो उसमें हमारे मजदूरों के लिए बहुत कुछ है, और ऐसे है कि साझा विकास हो, जो बोलते हैं ना, सबका विकास हो, हर सेक्टर का विकास हो। और अब यहाँ पे ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, किसान भी मजदूरी करते हैं यहाँ पे। और जो अगर आप आंदोलन में देखेंगे जो मौतें हुई हैं, उन मौतों में ज़्यादातर 3 एकड़ से कम या लैंडलेस लेबर थे, लैंडलेस फार्मर्स थे हमारे पास। और जो इस आंदोलन में भी जिनकी मौत हुई है, हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। जब ये आते हैं हमारे साथ, वो साइकिल पे आते हैं। हमारे जो वर्कर है, इवन जो हमारे यूनियन वाले भी हैं, चाहे वो किसान हैं, वो साइकिल पे आते हैं। आप देख लीजिए, बहुत खास गवर्नमेंट है जो आम तौर पे खास लोगों की पार्टी है, उनके पास 10-10 गाड़ियाँ घूम रही है एक एक गाँव में, और वो दहशत फैलाते हैं उन गाड़ियों पे, जोर जोर से लोगों के सामने से निकालते हैं। तो पंजाब में आजकल एक बात जो चल रही है कि कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बना के ये मैसेज देने की कोशिश की कि एक दलित को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये गरीबों का मुख्यमंत्री है, ये दलितों का मुख्यमंत्री है। उस बात को गांव में एक लेवल पे प्रभाव भी है। आपको क्या लगता है कि चन्नी की जो नीतियां हैं वो दलितों और मजदूरों के लिए क्या सच में कुछ करने का वादा है, कि ये वैसे ही जुमला है जैसे और अलग अलग पार्टियां करती हैं? मुझे लगता है कि सोच अच्छी है,
मुझे तो लगता है कि ये डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए कास्ट का, और हमारे सिखिज़म में ये नहीं है। और जो लोग इसकी पालना करते हैं, अभी भी सोचते हैं कि हाँ कास्ट का हमने वितकरा करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है, मुझे लगता है वो सीख नहीं है। सही सीख, जो असली सीख है, वो कभी नहीं करते हैं ऐसे डिफरेंस। पर अगर है, मैं मानती हूँ कि कई लेवल पे है, हाँ उतना नहीं है जितना यूपी में है या बिहार में है। हम लोग कुछ छूत पात का हमें कोई दिक्कत नहीं है और प्यार से रहते हैं। कुछ ये भी नहीं है कि नाम बिगाड़े या कुछ। हम लोग तो मेरे तो गांव में सब चाचे ताए हैं मेरे, और मैं उनके घर में ही पली हूँ। तो ऐसे हम पर वो भी अगर सोच पे निर्भर है। लेकिन अगर हम देखें कि दलित होना चाहिए, हाँ हर वर्ग का होना चाहिए। दलित भी होने चाहिए, औरत भी होनी चाहिए, दलित औरत भी होनी चाहिए, फार्मर औरत भी होनी चाहिए, हर कोई होना चाहिए, हर कोई होना चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, अब वो अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर सके, उनका भला कर सके। लेकिन जब चन्नी की बात आती है तो 111 दिन वो आए, दलित के लिए क्या लाए? 111 दिन आए, दलित के लिए क्या पैकेज लाए? कुछ तो बदल सकते थे, दिखा सकते थे कि तुम लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ना, ब्रेक द ग्लास सीलिंग तो तोड़ ली, लेकिन बाद में उसका बंद ही कर दिया डब्बा कि कोई और उस कम्युनिटी का ऊपर वहां ना पहुंच जाए। 170 करोड़ की पूंजी वाला गरीब सीएम मैंने नहीं देखे। हेल्थ और एजुकेशन को लेके और खास करके युवाओं के पलायन को लेके पंजाब के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा असंतोष है। उनको छोटी से छोटी बीमारियों के लिए, छोटे से छोटे एजुकेशन के लिए, आप खुद अपने पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, आपको दिल्ली जाना पड़ा। और उसके बाद एक बड़ा युवाओं का तबका है जो लगातार विदेशों में पलायन कर रहा है। इन सब मुद्दों पर लेके आपका और आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? जी, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर होता है जब वो मेरे जैसे लोगों को टिकट देते हैं, ताकि मेरे जैसे लोग वापस आए, मुझे देख के और लोग भी वापस आए। हम पंजाब में अपना दिमाग यूज़ करें, हम अपनी क्रिएटिविटी, अपना ब्रेन यहाँ पे लगाएं, ताकि पंजाब का विकास हो सके। और अगर हम विकास कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि जैसे डॉक्टर सुलेमान यहाँ पे रुक गए, मुझे देखेंगे हमारे जो सिर्फ बाहर ही नहीं, जो बेंगलोर या दिल्ली में भी लोग बैठे हैं, वो भी छोड़ के वापस पंजाब आएंगे कि हम पंजाब के लिए कुछ करें, जैसे ही हमारी बहन करने गई है। तो इससे बहुत हमारा सोच का पता चलता है। और उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे विकास करेंगे, हम गाँव तक विकास लेके आएंगे। सिर्फ ऐसा विकास नहीं जो सिर्फ अर्बन स्पेसेस में हो। और ये भी हमारे मैनिफेस्टो में कि जो शहर बढ़ता जा रहा है, हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं कि बिना मतलब का अर्बनाइजेशन ज़रूरत नहीं है, लोगों के घर तक सहूलतें आनी चाहिए और गांव में भी लोग सुखी हो सकते हैं। हम सब तक सुख और सुविधाएं पहुंचाएंगे, हम गांव का विकास भी करेंगे, हम हर जगह हेल्थ सेंटर्स लाएंगे, हम हर जगह टेक्निकल सेंटर्स लाएंगे, स्किल सेंटर्स लाएंगे। पढ़ाई का भी विस्तार होगा, सिर्फ वो किताबी पढ़ाई नहीं, अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं और साथ साथ व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प होगी। महिलाएं बड़ी संख्या में बॉर्डर पे गई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पंजाब की महिलाएं अपनी देहरी लांग के, अपनी घरों से बाहर निकल के सीधे दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंची। जब आंदोलन ख़त्म हो चुका है, जो महिलाएं वापस आई हैं, उसके बाद पंजाब में कुछ पैट्रियार्की का स्वरूप चेंज हुआ है। वो महिलाएं जो बॉर्डर पे थी वापस आके फिर से वापस घरों में बंद हो गई हैं, कि आप उनके में कुछ और इवोल्यूशन देखती हैं? जी, जैसे हर जगह कास्ट डिफरेंट प्ले करता है रोल, वैसे ही पेट्रियार्की थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पेट्रियार्कल कंट्रोल नहीं है। और पहली बार नहीं, हमारे नाम के पीछे कौर लगा था जब, तब से औरतें अपने आप बाहर आती हैं, दहलीज क्रॉस करती है जब भी वो कर पाए। जैसे हमारे 40 मुक्तों को यहाँ की जो स्टोरी है, वो तो हमारी औरतों की बहादुरी की स्टोरी है। जब यहाँ पे आखिरी लड़ाई लड़ी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुक्तसर में, इसलिए इसको मुक्तसर कहते हैं। यहाँ पे मुक्ति मिली थी 40 मुक्तों को, 40 हमारे खालसा को। और यहाँ पे क्या हुआ था कि सामने से फौज आ गई औरंगजेब की, बहुत फौज, और यहाँ पे सिर्फ 40 मुक्ते रह गए थे लड़ने के लिए, 40 खालसा रह गए थे। फिर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला कि तुम हमारे सीख नहीं हो, हमारे गुरु नहीं हो, हम तुम्हारे सीखने, हम इतने लोगों के साथ लड़ेंगे तो हम तो मरेंगे। वो घर चले गए। और औरतों को जब ये बात पता चली उनके घर की, वो बोले ऐसे करे, तुम घर का काम करो, गुरुजी को तुम अकेले मैदान में छोड़ के आए हो, हम जाके लड़ेंगे। और फिर वो खालसा वापस गए। उन्होंने बोला जो हमने आपको ये बेदावा दिया था, जो बात थी, माई भागो भी यहीं से मुक्तसर से ही है। और नहीं, ये माई भागो वाली नहीं है। 40 मुक्ते वापस गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसा करेंगे, हमारा विदावा फाड़ दे। उस पे गुरुद्वारा बने, गुरुद्वारा टुट्टी गंडी साहिब, जो यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है। तब
वो लड़े और यहीं शहीद हुए और शहीदा वाली गुरुद्वारा। तो हमारी जो औरतें हैं पंजाब की, वो हमेशा जब जब समा आया है वो उठी हैं और दहलीज उन्होंने पार करी है। हाँ, वापस आते एक पेट्रियार्की रहती है, एक सेंस ऑफ पेट्रियार्की भी है, बट जज्बा भी है। मुझे लगता है मैं या कोई और औरत अगर आती है तो औरतों को साहस मिलता है। आज वो हमें पब्लिक स्पेस में देखती है तो वो ये कह सकती हैं कि वो देखिए हमारी मतलब विधायक एक औरत है, तो वो भी जाके आगे मतलब काम कर सकती हैं, या बोल सकती है हमें बाहर जाके काम करना है या बाहर जाके पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए भी विकल्प खुलते हैं। और जब आप औरतों को पब्लिक स्पेस में नहीं देखते हो तो औरतें घर में भी बंद होती हैं। आप खुद साहित्य और संस्कृति के स्टूडेंट रही हैं, पढ़ाती रही हैं। पंजाब में जो पहले गानों का क्रेज था, जो चलन था, उसमें किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जितने भी नामी गायक हैं वो किसान आंदोलन के समर्थन में आए, बहुत ही प्रोग्रेसिव गाने बनाए। जो कल्चर का स्पेस है उसमें आप कल्चर और साहित्य की स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे हम एक और समावेशी कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं? तो आपने जैसे बोला कि कल्चर बदला, हाँ जी कल्चर बदला, लेकिन पंजाब के गाने ऐसे है ना, हमारा ओरल कल्चर अभी भी चलता है। अगर गाने में कुछ है तो वो हो रहा है, और गाना वही रिप्रेजेंट करता है जो हो रहा है। जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन के गाने चले, अब आंदोलन के बाद भी गाने चल रहे हैं। आज कंवर गरेवाल जिसका गाना था कि फसलों के फैसले किसान करूँगा, मतलब फसलों के फैसले किसान करेगा, उसके अभी आ रहे हैं 2022 और वोट गाने। तो जो जो चलता है हमारा कल्चर उसमें बोलता है, और हमारा कल्चर इंक्लूसिव है, हर किसी के बारे में बात करते हैं और हर इंसिडेंट के बारे में, और जो हमारा गाना है ना वो सबको इंक्लूड करता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये संयुक्त किसान मोर्चा की जो टूटन है, चाहे जिस भी इलेक्शन से कुछ लोग बाहर गए, इलेक्शन से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आप संयुक्त किसान मोर्चा का क्या भविष्य देखती हैं? जी, मैं बहुत सुनहरा भविष्य देखती हूँ। वो शुरू से मैं ये भी उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि उनकी वजह से पंजाब भी इकट्ठा हो गया, पंजाब के साथ हरियाणा, यूपी सब इकट्ठे हो गए और सबने समझा, पूरा भारत इकट्ठा हो गया और सबने समझा हमारे तो एक ही मुद्दे हमें आपस में लड़ा रहे हैं। कभी SYL के मुद्दों में, कभी किसी और मुद्दों में, कभी रंग में, कभी जात में, कभी पात में, लेकिन SKM अभी भी बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुए। और जो SSM है वो 4 महीने के लिए बस सस्पेंड हुए। अगर इनको हमारा काम अच्छा लगता है अगले 4 महीने और हम सच्ची में सरकार बना लेते हैं तो SKM और SSM एक ही है। कुछ लोगों ने बोला, किसान नेताओं ने, कि अगर SSM सरकार बना लेती है तो हम उसके खिलाफ धरने पे बैठेंगे। अनुरूप के संधू के घर के बाहर किसान संगठन के आगू किसान जत्थेबंदियां अगर धरना देती है अपने मांगों को लेके, तो अनुरूप संधू का एज विधायक क्या रुख रहेगा? मैं पहले तो ऐसा मौका ही नहीं लाऊंगी कि मेरे किसान वीरों को सड़कों पे बैठना पड़े। हम इसीलिए तो आए हैं, वही मैंने जो शुरुआत में बात करी थी कि जो सड़कों पे बैठ के आज हमारे लोगों को बैठना पड़ता है तो वो विधायक का फेलियर है। एक्टिविज्म जब तक हम कायम रखेंगे तब तक हम ऐसे समय नहीं लाएंगे। इसीलिए तो हम आ रहे हैं पॉलिटिक्स में कि ऐसा समय ना आए कि हमारे किसान वीरों को या मजदूर वीरों को या दलित भाईचारे किसी को भी सड़कों पे बैठना पड़े। और अगर आते भी हैं तो उन्हीं से आई हूँ, उन्हीं के बीच की हूँ, यहीं की हूँ, दिल्ली से तो नहीं उठ के आई केजरीवाल की तरह। सब उनकी बेटी हूँ, उनसे बात करके उनकी बात समझूंगी भी, उनकी भाषा भी समझती हूँ, मेरा पिछोकड़ भी वही है। हम बातचीत करके भी बात सुलझा लेंगे, उनकी बात सुनूंगी तो उनके मसले भी सुनूंगी। एक बात जो इस बातचीत में छूट गई थी, जो आपने अब दादा की जिक्र कर रही थी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, जो ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट, एक वेबसाइट जो ब्लॉग बनाया था, वो एक बहुत बड़ा काम था। उस काम के जरिए पूरी दुनिया को ये पता चला कि जो शहीद किसान हो रहे हैं उनके प्रोफाइल्स क्या हैं, कहाँ से हैं, कंपनसेशन में करने की। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली इस काम की? बहुत सारे रीज़न्स थे। एक रीज़न यही था कि मैं जब कोविड के दौरान यहाँ आई थी तो मैंने अपने ग्रैंडफादर की, जो FC कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए थे, काफ़ी पढ़े थे, अपने गांव में सबसे पढ़े लिखे वही थे। उन्होंने डिस्पेंसरी भी खुलवाई हमारे गांव में, स्कूल भी बनवाया अपनी ज़मीन पर, डेयरी भी बनवाई, वाटर वर्क्स भी, सब कुछ। मतलब वो चिट्ठी लिखते थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे। मैं आपको किताबें भी दिखाऊंगी इनकी यहाँ पे पढ़ी लिखी, सारे महाभारत के सारे पंजाबी में ट्रांसलेशन है और बहुत सारी और किताबें ऐसी। तो उनका ना एक मुझे पुराना फाइल मिला
वो मैंने इसे मिट्टी से भरा और मैंने खोला तो उसमें 85 के अखबार थे और उन अखबारों में 84 की कवरेज थी। और यहाँ तक कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे नवंबर में, वो मैं अभी स्कैन नहीं कर पाई, उसका भी जिक्र था। और जो सुनील दत्त ने पैदल पद यात्रा करी थी महाराष्ट्र से यहाँ तक, उसका भी जिक्र था। उस दिन मैंने सोचा कि अगर ये रिकॉर्ड मेरे हाथ नहीं आते, मुझे ये हिस्ट्री कभी नहीं पता चलती। और उस दिन से मैंने और 84 के अराउंड जो भी किताबें वो पढ़नी शुरू करी हैं और मुझे लगा कि ये हिस्ट्री बचानी बहुत ज़रूरी है और अभी भी एक इतिहास रचा जा रहा है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या कीमत दे रहे हैं। और एक मूवी भी है शिकागो 7, उसमें अगर आप याद करें तो अंत में लोगों को बताने के लिए कि वियतनाम वॉर क्यों ख़त्म करनी चाहिए, एक उनमें से जो कैरेक्टर होता है जो असल कहानी पे बेस्ड है, वो सभी शहीद हुए सोल्जर्स का नाम लेते हैं। तब जाके सरकार शर्मिंदा होती है कि नहीं, हमारी बहुत जाने जा रही है। मुझे लगा शायद ये भी समझ जाए। अनुरूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव के इस व्यस्त दौरे में हमारे लिए समय निकाला। आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप विधायक बन के चाहती हैं तो हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।